मेरी माँ के गुजर जाने के बाद से ही मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी। मेरी मामी बहुत सुंदर थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। शादी को अभी 1 साल ही हुए थे। इस बीच मेरी मामी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही मामी का मायका था। मामी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने मामी से मजाक मजाक में पूछ लिया, मामी आप हर 15-20 दिन में किसी न किसी बहाने मायके चली जाती हो, आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना। मेरी इस बात पर मामी बहरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है, घर में कोई है नहीं। मेरे मामा मामी लखनऊ में रहते हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी। मैं मामी की बात को सच मान गई और मुंह से निकले शब्दों पर पछताने लगी। दिन भर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी मामी का दिल दुखा दिया। इसलिए शाम होते होते मैं मामी के पास गई और उनसे माफ़ी मांग ली। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं सुबह जल्दी ही सेंटर पहुंच गई। वहां मुझे मामी के मायके की मेरी एक सहेली सुमन मिली। मैंने सुमन का फ़ोन नंबर लिया और उससे बोली कि अगली बार जब मेरी मामी मायके जाएंगी तब मैं उसे कॉल करूंगी। सुमन जो मेरी पक्की सहेली थी अब मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अब मैं घर से कहीं नहीं निकलती थी। घर में रहकर पढ़ाई करती और घर के कामों में मामी का हाथ बटाती। एक दिन सुबह उठी तो देखा कि मामी सज धज कर बिल्कुल तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बहापुर में उनकी माँ बीमार हैं, आज जा रही हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगी। कुछ देर में मामी घर से बाहर निकली और ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गईं। उनके जाते ही मैंने अपनी जासूस सुमन को फ़ोन लगाया और उसे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया। सुमन मेरी मामी के मायके ही रहने वाली थी और मामी के बिल्कुल पड़ोस में ही रहती थी। सुबह से शाम हो गई थी और इस बीच मैं लगातार सुमन से संपर्क में बनी हुई थी, लेकिन मामी अपने घर नहीं पहुंची थी। तब मामी के नंबर पर फ़ोन किया। मामी ने फ़ोन उठाया और बोली, क्या बात है निकिता, क्यों फ़ोन किया, घर में सब ठीक तो है ना। मैं बोली, सब ठीक है। आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है मामी। मामी बोली, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, दवाइयाँ दी हैं, फिलहाल माँ ठीक है, कल शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। निकिता, मामी की मीठी बातें सुनकर मुझसे ज़्यादा देर रहा न गया। मैंने सीधा सवाल किया, मामी तुम बहापुर में अपने घर पर ही हो ना अभी। मामी झट से बोली, निकिता तुम भी ना हद करती हो, मैं और कहाँ जाऊँगी बताओ तो। ठीक है मामी, आप अपना ख्याल रखना, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मामी का फ़ोन करते ही मैंने सुमन को फिर से फ़ोन लगाया और बोली, सुमन तू पक्का मेरी मामी का घर जानती है या मुझे बेवकूफ़ बना रही है। सुमन ने कहा, निकिता मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी, तेरी मामी कौशल का घर मेरे घर के बगल में ही है, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। तेरी मामी के पापा राजेश अंकल जज रहे हैं, पूरा बहापुर जानता है उनका घर। सुमन का फ़ोन कटने के बाद मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि मामा को फ़ोन लगाकर उन्हें अभी मामी के मायके भेज दूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर सुमन गलत साबित हुई तो मामी की नज़र में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। रात 10 बजे मामा अपने काम से घर लौटे। मामी घर में रहती तो मामा को रात का खाना वही देती थी। मामी के न रहने पर मुझे ही खाना बनाना पड़ता और घर वालों को देना पड़ता। मामा ने आते ही मुझसे पूछा, निकिता मम्मी पापा को खाना खिला दिया तूने। तेरी मामी रहती है तो इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने कहा, मम्मी पापा नहीं खाए हैं अभी। वो बोले कि शिवम आएगा तो एक साथ ही खाना खाएंगे, आप मम्मी पापा के कमरे में बैठो, मैं वही खाना लगाती हूँ। मामा पापा मम्मी के साथ खाना खाने बैठ हुए थे। मैं गरम गरम रोटियां लाकर दे रही थी। इसी दौरान मैंने मामा से कहा, मामा मामी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती है, लेकिन मेरे हाथों से हमेशा जल ही जाती है। आपकी बात हुई क्या मामी से। मामा बोले, हाँ तेरी मामी से अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। मेरी सासू माँ बीमार हैं, आज दवा दिलाई है, वो कल शाम तक घर आ जाएगी। मैंने कहा, मामा ये कितनी गलत बात है ना कि मामी के 4 भाइयों के होते हुए भी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ रखा है। अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करना उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि नहीं। कब तक मामी परेशान होती रहेंगी। मामा ने कहा, निकिता तू कब से इतनी समझदार हो गई। वैसे मैं इस इशू पर तेरी मामी से बात कर चुका हूँ। वो कहती है कि उसकी माँ की लखनऊ नहीं जाना चाहती, वो अकेली बहापुर में रहती हैं।
क्योंकि वहीं उनका दिल लगता है। वो बहापुर में ही आखिरी समय बिताना चाहती हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। उनके चारों बेटे उन्हें अपने साथ शहर में रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है निकिता। पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। मैं बहुत परेशान था। मैंने सास से बोला, उन्होंने झट मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे ससुर राजेश अलावत सिविल जज थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई है। मोटा पेंशन मिलता है उन्हें। उनके सारे बेटे बहू अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं। 3 बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं और एक बेटे का अपना बिजनेस है। लखनऊ वाले साले साहब ने तो बहुत आलीशान घर बनवाया है, लेकिन सासू माँ वहाँ भी नहीं जाती। कहती हैं कि इतने बड़े घर में दम घुटता है उनका। मैं समझ गई कि मामी के बार बार मायके जाने से मामा को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि मामा जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते हैं, वो झट से उन्हें रुपया दे देती हैं। ये अलग बात है कि मामा अपना काम निकाल कर उन्हें रुपया लौटा देते हैं। सास और दामाद के बीच इस तरह का लेन देन चलता रहता है, इसलिए मामी जब मर्जी अपने मायके जाती हैं और मामा को कोई दिक्कत नहीं होती। मामा और मामी एक ही कॉलेज में थे, दोनों में प्यार हुआ और घर वालों ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए उन दोनों की शादी करवा दी, वरना मामी के अमीर घर वालों के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं थे। लेकिन ये कैसा प्यार हुआ कि शादी के 3 साल में ही मन भर जाए और इधर उधर मुँह मारने लगे। सबको खाना खिलाकर मैं सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर मामी बहापुर में माँ के पास नहीं हैं तो वो कहाँ हैं। मैंने एक बार फिर सुमन को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह मैं उठी ही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सुमन का फ़ोन था। मैं उससे कुछ कहती कि वो बोल पड़ी, निकिता, तेरी मामी अभी अभी ऑटो से उतरकर अपने माँ के घर में आई हुई हैं। सुमन से ये खबर सुनकर मेरे शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई कि मामी रात भर कहीं और थी और सुबह अपने घर पहुंची हैं, ताकि वो अपने झूठ पर पर्दा डाल सकें। मामी अब मामा को फ़ोन करेंगी और अपनी माँ से बात कराएंगी, ताकि मामा को किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। मामा नाश्ते पर बैठे ही थे कि उनके फ़ोन पर मामी का फ़ोन आ गया और मामी ने अपनी माँ से मामा की बात कराई। नाश्ता कर मामा अपने काम पर चले गए। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आंख लगी ही थी कि सुमन का फ़ोन आ गया। वो बोली कि मामी अभी अभी वहाँ से निकली हैं। शाम 4 बजे तक मामी घर पहुँच गई और पापा मम्मी से मिलने के बाद सीधा मेरे कमरे में आ गई और बोली, निकिता, आजकल तुम्हें मेरी बड़ी चिंता होती है। कल तुमने फ़ोन किया तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसी है मामी? वो बोली, अभी तो ठीक है। मामी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बेड पर पड़े हुए मामी के चरित्र का विश्लेषण करने में लग गई। कैसी बदचलन औरत है मेरी मामी। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं मामी ने। मेरे शरीफ मामा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है ये औरत। मामी ने मामा से लव किया था, लेकिन क्या लव ऐसा ही होता है? ऐसी चरित्रहीन औरत है मेरी मामी जी। मामा के सामने बड़ी शरीफ बनती है। मैं मामी के चेहरे से नकाब उतारकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मामी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए मैं खामोशी के साथ वक्त का इंतज़ार करने लगी। अभी 15 दिन ही बीते थे कि सुबह सुबह मामी फिर से मायके जाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैं मामी से बोली, कब तक वापस आओगी मामी? मामी बोली, कल दोपहर तक आ जाऊंगी। वो क्या है कि मम्मी के खाते में उनकी पेंशन आई हुई है, वो बीमार हैं तो रुपए निकाल के मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है मामी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं रात का खाना बना लूँगी। मामी के निकलते ही मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। मैं अपने नानी नाना को मम्मी पापा कहती थी और स्कूटी स्टार्ट करके मैं भी मामी के साथ ऑटो के पीछे निकल पड़ी। बहापुर की दूरी 10 किलोमीटर ही थी, लेकिन ट्रैफिक और सड़क खराब होने की वजह से 1 घंटा लग जाता था। मामी बहापुर के रास्ते पर थी। मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ, मामी को इस बात का शक तो नहीं हो गया। तभी मामी का ऑटो करोल बाग की ओर मुड़ा और कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने आकर रुक गया। ऑटो वाले को किराया देने के बाद मामी सीधे उस घर में चली गई। घर के बाहर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को मैंने गौर से पढ़ा तो सुनील कुमार लिखा हुआ था। मैं हेलमेट लगाए हुए थी। वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में घर पहुंच गई। रात को सभी को खाना खिला देने के बाद मैं मामा से बोली, मामा, मामी से बात हुई क्या आपकी? मामा ने कहा, हाँ शाम को बात हुई थी, अभी खाने के बाद एक बार और बात कर लूँगा। वैसे तुझे आजकल
अपनी मामी की बड़ी चिंता होती है। मामा की बात सुनकर मैं कुछ बोलती कि मेरी नानी बोल पड़ी, शिवम बेटा, तू तो दिन भर घर में रहता नहीं। यही दोनों मामी भांजी सगी बहनों की तरह घर में रहती हैं। दोनों के बीच बहुत प्यार है। देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तेरी बीवी कौशल आज सुबह ही निकिता के रिश्ते की बात कर रही थी मुझसे। तुझे भी तो बताया ही होगा ना उसने? मामा बोले, हाँ, कौशल ने के लखनऊ वाले भैया के एक साला है पंकज, यही करोल बाग में रहता है। अभी 1 साल पहले ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है। उसी से निकिता के रिश्ते की बात कर रही थी कौशल। सभी को खाना खिलाकर मैं अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। सोचने लगी, मैं मामी के रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कर सकती। वो औरत बदचलन है। अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर मामी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहती हैं। और कहीं ये पंकज ही तो नहीं जिसके साथ मामी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मामा ने बताया कि पंकज करोल बाग का रहने वाला है। ये सब सोचकर मैं मामी को कोसे जा रही थी और मुझे मामा पर बहुत तरस आ रहा था कि वो जिस औरत पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, वो औरत तो छुपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो सुमन का कॉल आया कि उसकी मामी अभी अभी अपनी माँ के घर पहुंची हैं और हर बार की तरह मामा के फ़ोन पर मामी का फ़ोन आया। मामा ने अपनी सास से बात की और पता चला कि मामी दोपहर तक घर पहुंच जाएंगी। धीरे धीरे सप्ताह गुजर गया। इस बीच घर में मामी के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करती, ताकि उन्हें जरा भी शक ना हो कि उनके गहरे राज जान चुकी हूँ। एक दिन मैं घर से बहाना करके निकली और सीधे करोलबाग उसी जगह पहुँची जहाँ मैंने पिछली बार मामी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने के किराना दुकान पर गई और हेलमेट सर पर लगाए हुए दुकान वाले से बोली, अंकल, क्या पंकज इसी मकान में रहते हैं? दुकानदार बोला, इस मकान में तो पंकज नाम का कोई नहीं रहता। मैंने और ज़्यादा सवाल नहीं किए और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार मामी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी तो मुझे मामा से मालूम हुआ कि घर में लखनऊ से मामी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मामी भी बड़ी खुश नज़र आ रही थी और मामा भी सुबह से बिजी थे। 10 बजे तक घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। मामी के लखनऊ वाले भैया और भाभी आए हुए थे। साथ में पंकज नाम का लड़का भी था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो लगा कि मामा को अभी सारी बात बता दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। गुस्से को काबू करके सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करने का मन बना लिया। आखिर शादी तो करनी नहीं थी, क्यों ना पंकज को थोड़ा टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया है या फिर मेरी मामी के साथ अपने नाजायज़ रिश्ते पर नए रिश्ते का मोहर चढ़ाने यहाँ आया है। मैं पंकज के सामने बैठी थी, वो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं उसकी नज़रों को बर्दाश्त करने को मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गिद्ध जैसी आंखों को नोच लेती। मामी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनकी मामी के भाई का जो था, लेकिन इस वक्त तो वो लड़की वालों की तरफ से थी। पंकज को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी मामी का आशिक ना होता तो लड़का बुरा नहीं था। सुंदर, गठीला और कामयाब लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। मेरे घर वालों को तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया। सभी शादी के लिए राजी थे, लेकिन मामा ने समझदारी दिखाई और बोले कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी की तारीख तय कर देंगे। मेरी ग्रेजुएशन में अभी 1 साल का वक्त था। मैंने राहत की सांस ली। मामी के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने के लिए इतना वक्त काफ़ी था। पंकज के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और पंकज भी मेरा नंबर पर लगातार मुझे कॉल करने लगा। मैं उससे बात कर लेती ताकि मैं उसकी मंशा बखूबी जान सकूं। इस बीच पंकज मुझसे कई बार बाहर मिलने की जिद करता। मुझे उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर न होने देती और हर बार टाल जाती। मैं इस ताक में थी कि एक बार मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं। 2 दिन में से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में मामी के अंदर की हवस की आग भड़क उठी थी। शायद इसलिए मामी ने मायके जाने की तैयारी कर ली। बड़ी देर तक इंतजार के बाद जब कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं मामी से बोली, मामी, आज बारिश की वजह से शायद कोई ऑटो वाला तैयार न हो, इसलिए आज मत जाइए। मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। मामी ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑटो मिला और वो निकल गई। मामी के घर से निकलते ही मैं भी कॉलेज का बहाना कर घर से निकल गई। मामी के कुकर्मों को अपनी आंखों से देखने वाला एक गवाह तो साथ होना चाहिए, इसलिए मैंने सुमन को पूरी बात बताकर और उसे करोल बाग में ही बुला लिया था, ताकि मैं अकेली न पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद सही समय और बताई गई जगह पर सुमन मुझे मिल गई।
मुझे मेरी इस सहेली पर नाज था जिसे मैं अपना मानती थी, वो चुड़ैल निकली और सुमन जो मेरी अपनी नहीं थी, वो इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पर रखकर आ गई थी। अब स्कूटी पर सुमन और मैं मामी के ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मामी का ऑटो उसी पुराने मकान के आगे रुका। मामी मकान के अंदर दाखिल हुई। मामी के अंदर दाखिल होते ही मैं और सुमन भी मकान तक पहुंच गए, लेकिन तब तक मेन गेट बंद हो गया था। मकान की बाउंड्री जर्जर हालत में थी। थोड़ी सी कोशिश में हम उस दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने सुमन को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से मामा को मैसेज टाइप कर दिया। मामा, मैंने आपको लोकेशन सेंड किया है, आप इसी लोकेशन पर जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं। आपके लिए यहाँ एक बड़ा सरप्राइज़ है। मैं डर रही थी यह सोचकर कि कहीं पंकज जैसे मुस्टंडे ने मुझ पर हमला कर दिया तो। उस चुड़ैल को तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी, लेकिन पंकज को नहीं। इसलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते ही मैंने सुमन से कहा कि वो गेट पर ही रुके और मेरी चीख सुने वैसे ही गली में शोर मचाना शुरू कर दे, ताकि यहाँ लोग जमा हो जाएं। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से यह कोई बहुत पुराना भूत बंगले टाइप वाला मकान लग रहा था। एक छोटी गैलरी के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा नज़र आया। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी मामी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैरों से लगकर वहां रखा गमला नीचे गिर गया। मुझे वहां देखकर मामी चौंक गई और बोली, निकिता तुम यहाँ? मैं भी अपने गुस्से को काबू में न कर पाई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, गेट पर मेरी सहेली खड़ी है और मामा भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दिया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मामी। निकालो उस गुंडे को बाहर जो मेरा पति बनने निकला था। तुम दोनों ने भी गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी इस खौफनाक प्लानिंग को बहुत पहले ही समझ गई थी। मामी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो बोली, निकिता तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अंदर पंकज नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है। अंदर आओ और खुद देख लो। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो कौशन, तुम्हारी माँ तो बहापुर में रहती है। मामी कुछ कहती इससे पहले सुमन भी वहाँ पहुँच गई। सुमन को देखकर मामी और भी हैरान हो गई। वो बोली, दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुँचे तो देखा कि बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ बोलती तभी मामी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है और बहापुर वाली माँ ने मुझे पाला है। हम 6 बहनें हैं। मेरे पापा लोकेश बहापुर में राजेश अहलावत के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। राजेश के एक के बाद एक 5 लड़के ही पैदा हुए और इधर मेरे पापा मम्मी के भी 5 लड़कियाँ हो गईं। जब मेरी ये माँ 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई तो राजेश अंकल की बीवी यानी कि मेरी बहापुर वाली माँ ने मेरे पापा से कहा कि अगर इस बार भी उनके बेटी हुई तो वो जन्म होते ही उस बच्ची को उनके हवाले कर देंगे। बहापुर में उस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यही सोचकर मेरे माँ बाप राजी हो गए और मेरे जन्म के साथ ही मुझे बहापुर में राजेश अंकल के हवाले कर दिया। जैसा मेरे माँ बाप ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छे माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे मामा ने मेरी शादी हुई तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन 2 साल पहले मुझे पैदा करने वाले मेरे पापा का देहांत हुआ। तब मुझे माँ ने बताया कि वो मेरी असली माँ नहीं है। बहापुर वाली माँ, मेरी माँ इतनी महान औरत हैं कि वो अब तक मेरी इस माँ की देखरेख कर पूरा खर्चा उठाती हैं। एक परमानेंट मेड यहीं माँ के साथ ही रहती है, जो बेटी की तरह मेरी माँ की देखभाल करती है। उस मेड के बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्चा बहापुर वाली माँ उठाती है। 10-15 दिनों में जब वो मेड अपने घर जाती है तब माँ की देखभाल के लिए मुझे इसके पास आना पड़ता है। कई बार सोचा कि तुम्हारे मामा को सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत ना कर पाई और सोचा कि जब माँ का देहांत होगा तब बता दूंगी। थोड़ी देर में मामा भी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। मामा ने मामी को गले से लगा लिया। मामी ने मेरी इस गलती को माफ़ कर दिया और मामा को भी ये भनक न लगने दी कि मैं मामी का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंची थी। मैं मामी के घर ही बैठी थी कि पंकज का कॉल आया। मैं फ़ोन लेकर बाहर निकल आई और बोली, हेलो पंकज, तुम कहाँ हो? पंकज बोला, मैं तो यहीं हूँ करोल बाग में। तुमसे कहता हूँ कि स्कूटी से कभी इधर भी आ जाया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है।
मैं बोली है एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच रही हूं। करोल बाग में शाम तक रुककर मामा घर चले गए। सुमन अपने घर फ़ोन कर करोल बाग में मामी के पास ही रुक गई और मैं मामी को बताकर पंकज के फ्लैट पर पहुंच गई। कहानी से सीख, शक इंसान की बहुत बड़ी बुराई होती है। इस शक की वजह से ना जाने कितने घर उजड़ गए। इसलिए सिर्फ शक के आधार पर हमें किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमेशा हमें शक जैसी बीमारी से बचना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।